नमस्कार दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ जुड़ा हूं जिसका नाम है संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास कहां से स्टार्ट होता है और भारत की संविधान सभा इसको बनाती है, वहां तक का हम 2-3 वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज हमें आपको सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास बताने जा रहा हूं। भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 में भारत में पहुंची और 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करना स्टार्ट करा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करना स्टार्ट करा और उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी सूरत में वर्ष 1667 में स्थापित की। इसके बाद में अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो इन्होंने क्रमशः 1717 में फर्रुखसियर जो कि मुगल बादशाह था, उसके समय अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का जो अधिकार दिया गया, क्योंकि फर्रुखसियर का एक बड़ी बीमारी के शिकार थे जिसका नाम था पांडु रोग, और उस बीमारी के कारण एक अंग्रेज डॉक्टर ने उनका इलाज किया और उन अंग्रेज डॉक्टर ने इलाज करने के कारण फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में, जो कि आधुनिक बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, इन सबको मिलाकर के बंगाल कहलाता था, एक भारत का बहुत बड़ा भूभाग था जिसमें काश्तकारी बंदोबस्त लागू था। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1792 में स्टार्ट किया था। तो इस प्रकार 1717 में जो अंग्रेजों को अधिकार मिले उनको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना अधिकार का प्रसार करना स्टार्ट करा और वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध में पहली बार अंग्रेजों ने मुगलों को हरा करके भारत में व्यापार स्टार्ट करने के लिए एक गवर्नर नामक पद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्सर्जित किया और पहला बंगाल का गवर्नर वेंसी टाट बनाया जाता है। उसके बाद में सन 1764 में अंग्रेजों से बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में जब मुगलों ने अंग्रेजों को हरा करके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरी तरह वर्चस्व स्थापित कर दिया। वर्ष 1765 से लेकर 1772 तक का जो टाइम पीरियड था, इन 7 वर्षों के बारे में एक अंग्रेजी राइटर जदुनाथ सरकार ने यह कहा है कि अंग्रेजों की जो इस समय रणनीति थी वह दुनिया की सबसे झूठी और भ्रष्ट और सबसे बड़ा शोषणकारी सरकार उभर कर आई थी। इसके बाद में सन 1773 में अंग्रेजों ने भारत में संवैधानिक विकास का पांव पसारते हुए पहला एक्ट लाया जिसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अंग्रेजों ने भारत में एक जिला कलेक्टर का पद उत्सर्जित करा। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारत में जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और तत्कालीन बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को रख दिया गया। और इसके साथ साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बंगाल में की जाती है और बंगाल की जो सर्वोच्च न्यायालय थी उसमें 4 जज बनाए जाते हैं, जिसमें पहला जो मुख्य सीजेआई था या मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था एलिजा एम्पे। इसके अलावा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल सर्वोच्च न्यायालय के अधीन स्थापित कर दिया गया। इसके बाद में हम बात करें उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की पुनः जानकारी और उसको आगे बढ़ाने के लिए 1784 में फिर से इंडिया एक्ट लाया गया और इस एक्ट की मुख्य विशेषता ये थी कि अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जो आर्थिक या कर इकट्ठा करना और टैक्स को कलेक्शन करने की जो जिम्मेदारी थी उसको बांटते हुए बीओडी और बीओसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो आर्थिक मामलों को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल
उसको राजनीतिक मामलों को देखने के लिए अलग दो बॉडियां बना दी गई, एक थी बीओडी और दूसरी थी बीओसी। इसके बाद में वर्ष 1833 का इसके बाद में वर्ष 1813 का चार्टर एक्ट आता है और 1813 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजों ने पहली बार अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में शिक्षा की एक पहुंच आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए पहली बार प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया। सन 1813 की चार्टर एक्ट में शिक्षा का पहली बार प्रावधान किया। इसके बाद में 1833 का चार्टर अधिनियम आता है और 1833 की चार्टर अधिनियम में अंग्रेजों ने बंगाल में जो राजनीतिक व्यवस्था अपने हाथ में ले रखी थी उसको पूरे भारत में फैलाने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक वह गवर्नर जनरल था जिसने भारत में वर्ष 1829 में सती प्रथा का विरोध राजा राममोहन राय के द्वारा करने पर सती प्रथा को समाप्त किया था 1830 में। और 1833 की जो चार्टर एक्ट है उसके समय लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल से प्रमोट करते हुए भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके बाद में 1835 में एक भारत में पहली बार विधिक आयोग बनाया जाता है और उस विधिक आयोग का जो विधिक आयोग बनाया गया उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मेकाले। और लॉर्ड मेकाले के मन में यह विश्वास था कि भारत के लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे वो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो लेकिन जो उनकी भाषा है उससे वो अंग्रेज कहलाएं, और वो सफल रहा। दोस्तों, आज जो हम हर जगह अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों को हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों से आगे मानते हैं उसका रीजन लॉर्ड मेकाले का 1835 की जो भारत की शिक्षा नीति लाई गई थी वो है। इसके बाद में 1854 में एक अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा को लेकर वुड डिस्पैच एक्ट लाया और उस वुड डिस्पैच एक्ट को भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस एक्ट में भारत में पहली बार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए इसके बारे में अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कुछ नए शिक्षा के प्रावधान किए। इसके बाद में बात करें तो 1857 की क्रांति होती है और 1857 क्रांति में नियमन और नियोजन नहीं होने के कारण भारतीय सैनिक और भारतीय किसान कहीं न कहीं असफल हुए और 1857 क्रांति के परिणाम स्वरूप 1858 में पहली बार अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम लाया। मतलब इतने दिनों से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज करना चाह रही थी। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सत्ता थी उसको अंग्रेज की जो सरकार है या जो ब्रिटेन में सरकार बैठती है उसने अपने हाथों में लिया, जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1858। और तत्कालीन ब्रिटेन की महारानी रानी विक्टोरिया ने भारत का जो शासन था या भारत में जो अंग्रेज शासन कर रहे थे उसको अपने हाथों में लिया। और 1858 में जो बंगाल का गवर्नर पहले 1773 में गवर्नर जनरल बना था, 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था विलियम बेंटिक। और 1858 में उस भारत के गवर्नर जनरल के पद को नाम परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया गया और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है, जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत में विफल करने में काफी हद तक सफलता अर्जित की थी। 1858 में जब लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाता है और उस समय ब्रिटेन की संसद में भारत में होने वाले आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों को ब्रिटिश संसद के अंतर्गत देखरेख करने के लिए वहां पर एक भारत सचिव नामक पद भी बनाया गया था। इसके बाद की बात करें तो 1861 का चार्टर एक्ट आता है। 1861 के चार्टर एक्ट में पहली बार अंग्रेजों ने 3 भारतीयों को ब्रिटिश संसद में लिया था, जिसमें एक था सर दिनकर राव, पटियाला का राजा और बनारस का महाराजा। इसके बाद में शॉर्ट रूप में देखें तो 1892 का चार्टर एक्ट आता है और इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल में वाणिज्यिक विभाग की स्थापना की जाती है। इसके बाद में शॉर्ट देखा जाए तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आता है। मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मार्ले तो तत्कालीन गवर्नर जनरल था या वायसराय था और मिंटो भारत सचिव था। इन दोनों ने मिलकर के एक भारत के लिए एक परियोजना या एक दस्तावेज प्रस्तुत करा जिसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार 1909। और इसकी मुख्य विशेषता देखी जाए, वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं आती है, लेकिन मुख्य विशेषता ये थी कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट करी
1909 से पहले 1908 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है सर आंगा खां और मोहम्मद सादुल्ला खां के द्वारा बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंतर्गत। उस मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि भारत को एक पृथक निर्वाचन या धार्मिक संप्रदायों के आधार पर बांट दिया जाए, और 1909 के शासन अधिनियम की मुख्य विशेषता यही मानी जाती है कि भारत में जो पृथक निर्वाचन या जाति या धर्म के आधार पर लोगों को बांट दिया जाए, और इसमें अंग्रेज काफी सफल होते हैं। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस के दो पार्ट हुए थे, गर्म दल और नरम दल, वो एक जगह हो जाते हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक जगह होती है, लेकिन कहीं न कहीं वो जो दरार अंग्रेज बनाना चाहते थे वो धीरे धीरे विकसित होती है। इसके बाद में 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, जिसका नाम है मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेस्क्यू तत्कालीन वायसराय थे और चेम्सफोर्ड उस समय के भारत सचिव थे। इन्होंने मिलकर के एक बहुत बड़ा दस्तावेज प्रस्तुत करा, और उस दस्तावेज का मतलब था भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर शासन संचालित करना। केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन और राज्य स्तर पर द्वैत शासन और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू करी। इसके बाद में 1919 के शासन अधिनियम के तहत ही भारत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करने की बात की अंग्रेजों ने, लेकिन भारत के लोगों ने, भारत के तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानियों ने उसको नकार दिया, और 1919 के शासन अधिनियम में ही एक मुख्य बात यह रखी गई थी कि अंग्रेज 10 साल पीछे यहाँ पर एक नया कानून लाएंगे और इस 1919 के भारत शासन अधिनियम की व्याख्या की जाएगी। उसको मद्देनजर रखते हुए 1927 के दिसंबर महीने में लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक कानून लाया जाता है, और उस कानून का नाम था साइमन कमीशन। जब फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत में आता है तो भारतीयों ने उसका घोर विरोध किया, क्योंकि उसमें 7 व्यक्ति थे उस कमीशन में और 7 अंग्रेज थे। इसके बाद में भारतीयों में एक जन आक्रोश बढ़ा, और 1928 में अंग्रेजों ने भारत के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत करी, जिसमें यह कहा कि आप अपना संविधान बनाकर दिखाओ। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू जी ने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई, और उस नेहरू रिपोर्ट को भारत में पहली बार संविधान नाम का डाटा या संवैधानिक एक दस्तावेज बनाकर अंग्रेजों के समक्ष रखा। उसके बाद में दिसंबर 1929 में पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी, और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। और इसके बाद में 1931 के कराची अधिवेशन में पहली बार अंग्रेजों के समक्ष भारत के लोगों ने मौलिक अधिकारों की बात की। जो मौलिक अधिकार भारत के संविधान की पार्ट 3 में रखे गए हैं, उनकी नींव 1931 के कराची अधिवेशन में पड़ती है, जो कांग्रेस का अधिवेशन था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी अध्यक्षता करी थी। इसके बाद आता है 1931, 30 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जिनमें भारत की ओर से दलित नेता तत्कालीन भीमराव अंबेडकर साहब जाते हैं, और उनको अंग्रेजों के द्वारा भड़काया जाता है, और भारत में एक नया संप्रदाय बनाने की कोशिश की जाती है, और उस संप्रदाय को विकसित करने के लिए सांप्रदायिक पंचाट बनाया जाता है। और उस पंचाट के तहत दलितों को एक अलग राज्य या अलग शासन बनाने की मांग की जाती है, और 1833 में अंग्रेज सफल होते हैं। लेकिन गांधी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ करके उनको मनाने में सफल रहे, और अंबेडकर और गांधी के बीच में 1932 में पूना पैक्ट होता है, जिसके तहत दलित उस समय भारत में रहे और आज भी भारत में बने हुए हैं। इसके बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। इस भारत शासन अधिनियम की बहुत सारी विशेषताएं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही आरबीआई की स्थापना होती है। इसमें एक येल्टन आयोग बनता है। उस येल्टन आयोग की सिफारिश पर भारत में आरबीआई की स्थापना होती है। 1935 के जो शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उसको भारत का जो संविधान है उसका मुख्य स्रोत माना जाता है। इसके अलावा इसमें यह बात कही गई थी कि भारत एक अखिल भारतीय संघ होगा, ना इसमें कोई मुस्लिम होंगे, ना कोई हिंदू होगा, ना कोई दलित होगा। इसके अलावा इसमें पहली बार चुनाव करवाने की बात कही गई थी, और 1937 में पहली बार चुनाव होते हैं। कांग्रेस भारी बहुमत के साथ 11 राज्यों में से 6 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रहती है। लेकिन इसके तुरंत बाद 1939 से 45 के बीच में जो सेकेंड विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध चला, उसके तहत भारत को जो आजादी दिलाने की या भारत को आजादी दिलाने में जो भारत के
तत्कालीन नेता थे या जिसको हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, उनके द्वारा सफलता के लिए प्रयास किए गए, जिनमें उस समय सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने समानांतर सरकारें अंडमान निकोबार में स्थापित करी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रिप्स मिशन 1942 आता है, उसमें अंग्रेज भारत की संविधान सभा की पहली बात मानते हैं, क्योंकि उधर ब्रिटेन हारने जा रहा था और भारतीयों के सामने एक नया दस्तावेज लेकर आना ही अंग्रेजों के लिए सौभाग्य की बात थी। इन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन लाया और उसमें भारत में संविधान सभा की बात कही। इसके बाद में क्रमशः 1945 में एक वेवेल योजना आती है और 1946 में फाइनली एक कैबिनेट मिशन आती है और उस कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव किए जाते हैं। 384 सीटें निर्धारित की जाती है और उसमें कुछ सीटें मुस्लिम लीग के लिए होती है, कुछ कांग्रेस के लिए होती है और फाइनली 9 दिसंबर 1946 को भारत का जो संविधान है इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है और इसके सलाहकार डॉक्टर BN राव को बनाया जाता है। संवैधानिक सलाहकार ही संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। इसके बाद में जो संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को आरंभ होती है, यह है लगभग 11 महीने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में अपना पूरा संविधान बनाकर तैयार करती है और फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। दोस्तों, ये है हमारे संविधान की इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे और आपको अगर इससे कुछ सीखने को मिले तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। हम इस प्रकार के वीडियो आपके सामने अब कंटिन्यू लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।